Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP. तो फ्रेंड्स आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक सीरीज कंटिन्यू है यानी कि 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP यानी CDP बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के जो 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज को लेकर हम चल रहे हैं। उसके यानी कि 4 पार्ट कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं यानी 5th पार्ट रहेगा आज के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। CTET के साथ साथ अदर टेट यानी UP टेट हो, चाहे उत्तराखंड टेट हो, बिहार टेट हो, आदि सभी में और CTET आदि सभी में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि CTET की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं यानी कि ये सेशन। तो फ्रेंड्स ये 5th पार्ट रहेगा, 4th पार्ट हम कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा यानी सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। यानी कि जब भी हम कर्व की बात करते हैं यानी लर्निंग कर्व की बात करते हैं तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए कहता है यानी सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम सीखने के वक्र की बात करते हैं तो सीखने के वक्र इस तरह से यानी सीखने का जो वक्र बनता है यानी लर्निंग कर्व इस तरह से बनता है। तो फ्रेंड्स इसमें एक तरफ सीखना होता है और एक तरफ जो होता है उसकी सीखने की प्रगति। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करें सीखने के जो वक्र होते हैं किस चीज़ के सूचक होते हैं या किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, तो फ्रेंड्स जो सीखने के वक्र हैं वो प्रदर्शित करते हैं यानी सीखने की प्रगति। सीखने में कितनी प्रगति हुई है इस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी सीखने की प्रगति के सूचक जो सीखने के वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति को डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं आज के लिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आज के लिए उसे देखते हैं। यानी कि अधिगम में स्पेस या ये कहें रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया। तो अधिगम जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया। तो फ्रेंड्स प्रभाव के नियम की जब भी हम बात करते हैं तो पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं तो थॉर्नडाइक महोदय ने यानी सीखने का जो प्रभाव का नियम है वो दिया। और हम बात करें तो इन्होंने जो 3 नियम दिए सीखने के 3 + 5 यानी कि टोटल 8 नियम दिए हैं। यानी थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 नियम दिए हैं जिसमें 3 जो हैं वो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग कहे जाते हैं यानी प्रमुख नियम, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो तत्परता का नियम, दूसरा जो आता है वो है प्रभाव का नियम, ठीक है। उसके साथ साथ आता है यानी अभ्यास का नियम। तो पहला हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ 5 जो गौण नियम दिए हैं, ठीक है, 3 प्रमुख और 5 गौण नियम, कुल मिला के 8 सीखने के नियम दिए हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम प्रभाव के नियम की बात करते हैं तो लर्निंग के जो अधिगम से संबंधित सीखने के नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है यानी आज के लिए ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है यानी अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग की जो थ्योरी दी है यानी कोहलर महोदय ने सूझ का सिद्धांत दिया है जिसे हम अंतर्दृष्टि या फिर इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने किस पर प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स कुत्तों पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर। तो फ्रेंड्स कोहलर के यदि हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत की तो उन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो किया था वनमानुष यानी चिंपैंजी या चिंपैंजी जो था, इनके प्रयोग में जो सफल हुआ था उसका नाम सुल्तान है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने जो प्रयोग किया उस चिंपैंजी या वनमानुष का नाम क्या था। तो उस वनमानुष का जो नाम था वो सुल्तान है। आप सुल्तान मूवी से भी नाम याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा यानी कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत जो कोहलर ने दिया, उन्होंने जो प्रयोग किया था वो वनमानुष यानी कि चिंपैंजी पर दिया था। यदि और फ्रेंड्स हम यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं। कुत्तों की बात करते हैं तो कुत्तों पर यानी क्लासिकल कंडीशन पावलोव ने दिया, पावलोव ने प्रयोग किया यानी कुत्तों पर। बिल्ली की बात करें तो फ्रेंड्स चूहों की बात करें तो स्किनर और बिल्ली की बात करें तो थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी
थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, ये रहा यानी फोर्थ क्वेश्चन। सीखना है यानी लर्निंग क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन, या फिर अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जब भी हम अधिगम यानी कि सीखना यानी कि लर्निंग की बात करते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन तो है ही, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन तो लर्निंग की आत्मा है, यानी अधिगम की आत्मा है। सीखना बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन लाता है। या फिर अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, बिल्कुल व्यवहार में जब भी परिवर्तन आता है तो अनुभव और अभ्यास के आधार पर और उनके बिल्कुल परिणाम के द्वारा ही आता है। और सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। यस, जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, क्योंकि सीखने का एक उद्देश्य होता है, एक ठीक है स्थायी होता है, जिस टारगेट की तरफ हम चलते हैं तो कुल मिला के जो स्थायी परिवर्तन आता है हमारे व्यवहार में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। तो सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सीखने के नियम दिए हैं। फ्रेंड्स सीखने के नियम यानी लॉज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। लॉ ऑफ लर्निंग जो 8 नियम की हमने बात की तो वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, ये यानी यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। तो सीखने के जो नियम हैं वो किसने दिए हैं, यानी कि पावलोव ने दिए हैं, या फिर स्किनर ने दिए हैं, या फिर थॉर्नडाइक ने दिए हैं, या फिर कोहलर ने दिए हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम सीखने के नियम की बात करते हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इससे पहले हम ये क्वेश्चन इस तरह का हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके यानी कि जो प्रमुख नियम हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6। इस सीरीज़ में हम लगभग 15 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम इस सीरीज़ के 4th पार्ट यानी 4 पार्ट कर चुके हैं, ये आज के लिए 5th पार्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है हम CDP यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये CTET 2020 यानी कि जो 2020 में CTET होने वाला है उसके मद्देनज़र रख के हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके यानी कि अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में आपके हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यानी निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंसाइटफुल लर्निंग यानी कि सूझ के सिद्धांत की बात हो रही है, यानी इंसाइटफुल द्वारा सीखने की व्याख्या कौन सा मत करता है। तो हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद, या व्यवहारवाद, या फिर संबंधवाद, या फिर गेस्टाल्टवाद। तो फ्रेंड्स अंतर्दृष्टि यानी सूझ के सिद्धांत की बात करते हैं जो कोहलर ने दिया है। तो फ्रेंड्स वो यानी गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए या किसी मनुष्य या किसी के जब भी किसी के समक्ष कोई भी परिस्थिति कोई भी परेशानी आती है तो उसकी जो समझ, उसकी जो सूझ या उसका जो अंतर्मन या जो उसका संज्ञान है उसके आधार पर उस परिस्थिति का वो अपनी सूझ के अनुसार कोई भी सॉल्यूशन कोई भी सुझाव निकाल पाता है। तो वो उसकी अंतर्दृष्टि पर आधारित उसका सीखना होता है। तो फ्रेंड्स ये जो मत है गेस्टाल्टवाद यानी गेस्टाल्टिज्म पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यानी प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी ट्राई एंड एरर जो लर्निंग थ्योरी है उसके प्रतिपादक कौन है। तो फ्रेंड्स अनडाउटेडली यानी कि निसंदेह सबसे पहले यदि प्रयास ये जो सिद्धांत है सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। यूपी टेट की बात करें तो CTET में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यानी कि प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, वही थॉर्नडाइक जिन्होंने सीखने के यानी कि 3 प्रमुख नियम दिए हैं। ओके फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सीखने के पठार, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है यानी सीखने के पठार। फ्रेंड्स अभी हमने जो सीखने के यानी लर्निंग वक्र कर्व की बात की कि जो सीखने के वक्र होते हैं वो क्या होता है। तो सीखने का जो वक्र होता है वो सीखने के प्रगति को निर्देशित करता है। ठीक है, उस बात का सूचक है कि सीखने में यानी लर्निंग में कितनी प्रगति हुई है। अब यदि हम पठार की बात करें तो फ्रेंड्स पठार यानी कि जब भी हम लर्निंग करते हैं, जब भी हम सीखते हैं तो फ्रेंड्स लर्निंग इस तरह से चलती है। ठीक है, जो वक्र बनता है एक समय यानी एक गति पकड़ती जाती है, उसके साथ साथ मतलब एक रेस्ट पर हो जाती है लर्निंग।
एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद एक रेस्ट पर हो जाती है, मतलब वहाँ पर रुकती नहीं है, कुछ समय के लिए थोड़ा रेस्ट पर हो जाती है, जहाँ पर ना तो लर्निंग घट रही होती है ना बढ़ रही होती है, कुल मिला के एक निश्चित स्थिति में रहती है। तो फ्रेंड्स इसी स्थिति को यानी सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, यदि हम यानी सीखने के वक्र पर इसे पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, तो फ्रेंड्स इस स्थिति को यानी सीखने का पठार कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम उसका निराकरण करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए कहता है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, या फिर सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, या फिर उसे दंडित करना चाहिए, या फिर इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करें ऑप्शन ए की बात करें, यानी सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि हम वक्र यानी कि जो पठार बना हुआ है, ठीक है, किसी के लर्निंग, किसी के अधिगम, किसी के सीखने में कोई भी पठार आ जाता है जब, तो उसको प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे तो उसका जो पठार है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जो लर्निंग प्रोग्रेस है वो आगे कंटिन्यू होगी। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। हम बात करें यानी नेक्स्ट ऑप्शन के सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करेंगे तब भी पठार हट जाएगा। क्वेश्चन में पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स यानी कि उसे दंडित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसे दंडित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखने का पठार एक स्थायी समय के लिए नहीं, एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद यानी कि वो पठार हट जाता है और लर्निंग यानी सीखने में, लर्निंग में एक प्रोग्रेस होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि, तो क्वेश्चन नंबर यानी 8, आज के लिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी उसे दंडित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसे दंडित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और डी ऑप्शन भी यहाँ से हट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यानी कि उसे दंडित करना चाहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यानी सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है, यानी अभ्यास कार्य से, यानी अभ्यास से संबंधित है। या फिर हम बात करें यानी परिणाम की अपेक्षा से, या परिणाम की अपेक्षा से कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा उसकी अपेक्षा से, या फिर प्रशंसा से, या फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यानी तत्परता से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने यानी सीखने के 3 नियम दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इससे पहले 2 क्वेश्चन हम भी और डिस्कस कर चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज या जो ऑप्शन होते हैं उसकी लैंग्वेज किसी तरह की हो सकती है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और समझने की ज़रूरत है किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो अधिगम यानी कि सीखने से संबंधित जो नियम है, प्रथम नियम, वो किस पर आधारित है। तो प्रथम नियम की हम बात करते हैं तो वो है तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, वो बिल्कुल रेडीनेस पर आधारित है। दूसरे की हम बात करते हैं तो यानी प्रभाव का नियम, उसके बाद बात करते हैं तो यानी अभ्यास का नियम। तो जो प्रथम मूलभूत नियम है, जो थॉर्नडाइक द्वारा 3 नियम दिए गए हैं, वो प्रथम नियम है यानी अभ्यास का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कोई भी बच्चा जब तक रेडी नहीं होगा, जब किसी बात को सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक वो सीख नहीं सकता और हम उसको कोई भी चीज़ सिखा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी कि 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। आज के लिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, आज के लिए 11th क्वेश्चन ये रहा। 11th क्वेश्चन कहता है यानी बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो बालकों के सीखने में यानी प्रेरणा यानी मोटिवेशन को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, यानी बालकों की व्यक्तिगतता का आदर, ठीक है, या फिर पुरस्कार एवं दंड, या फिर प्रशंसा एवं भर्त्सना, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं यानी प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रेरक है जो बच्चे को यानी तत्पर बनाता है, उसे रेडी करता है, उसके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी प्रज्वलित करता है, एक या फिर ये कहें कि एक ज्वाला प्रज्वलित करता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, चीज़ों को सीखता है और कुछ भी करने के लिए तत्पर और तैयार होता है। तो फ्रेंड्स किस रूप में उपयोगी माना जाता है, यानी बालक जब भी सीखने की कोशिश करते हैं या सीखते हैं तो प्रेरणा किस रूप में उपयोगी मानी जाती है, यानी बालकों की व्यक्तिगतता का आदर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रत्येक बालक के अंदर एक व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उसके आधार पर वो
यानी कि उसकी एबिलिटी होती है, कुछ भी करने के लिए तत्पर होता है, ठीक है। या फिर बात करें पुरस्कार एवं दंड, तो फ्रेंड्स पुरस्कार एवं दंड भी एक मोटिवेशन, एक अभिप्रेरणा और प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है। ये बात दूसरी है कि जो पुरस्कार है उसके लिए सकारात्मक मोटिवेशन का काम करेगा, और जो दंड है थोड़ा नकारात्मक वे में भी ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। सी की बात करें यानी प्रशंसा एवं भर्त्सना, यदि हम प्रशंसा करते हैं बच्चे की तो बच्चा उत्सुक होकर चीज़ें सीखता है, भर्त्सना करते हैं तो तब भी उसके मन में कुछ ना कुछ रह जाता है और वो भी उसे कुछ हद तक मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स यानी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि तीनों के तीनों जो ऊपर वाले ऑप्शन हैं बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। ये रही एक बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग या फिर ये कहें लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, यानी अनुकरण। तो फ्रेंड्स अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है तो प्रभावित नहीं करता, अनुकरण बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा से भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता से भी बच्चे सीखते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो तीनों जो कारक हैं यानी अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता, ये सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज के लिए यानी 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन कहता है यानी प्याजे मुख्यतः रिक्त स्थान या ये कहें स्पेस के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछता है कि प्याजे ने जो काम किया है वो किस क्षेत्र में क्या है, यानी प्याजे ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स प्याजे की जब भी हम बात करते हैं तो पहले हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं, यानी भाषा विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स प्याजे ने मुख्यतः जो योगदान दिया है, वो दिया संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो बात करते हैं, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस यानी विकास की 4 स्टेजेस दी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्याजे से लगभग 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे अदर स्टेट टेट हो, KVS NVS सभी कुछ भी हो, प्याजे तो अछूता रह ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स प्याजे का जो योगदान है मुख्यतः वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। इन्होंने डेवलपमेंट के यानी 4 स्टेजेस दिए हैं, जिसमें हम बात करें तो सबसे पहले यानी सेंसरी मोटर स्टेज, इसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट और फिर फॉर्मल स्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्याजे को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने टॉपिक वाइज या ये कहें चैप्टर वाइज जो CDP की है उसमें हम प्याजे को बहुत अच्छी तरह से प्याजे से संबंधित 2 सेशन हम कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे अधिगम मंच पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि 13 क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की यानी भाषा विकास, तो भाषा विकास का संबंध यानी चॉम्स्की से है। नैतिक विकास की बात करते हैं तो कोहलबर्ग यानी नैतिक विकास से संबंधित है। नैतिक विकास को भी हम कर चुके हैं, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट का एक सेशन हमने किया है, ठीक है। कोहलबर्ग से संबंधित नैतिक विकास है, या ये कहें कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की एक थ्योरी दी है। ये सामाजिक विकास की बात करें तो यानी कि ZPD या फिर कहें बायगॉत्स्की ने सामाजिक विकास की बात की है। तो फ्रेंड्स ये रहे ऑप्शन। इससे कई कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, यानी कि ऑप्शन में इस तरह से देता है जिसमें आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, इस तरह से आप फंस जाएँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझता, उसके बाद ये देखना है कि पूछा क्या गया। तो सीधी और सिंपल सी बात है कि प्याजे ने मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान दिया है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने योगदान दिया है। तो ये ही एक बात। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। आज के लिए 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। यदि हम बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक है करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाना चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट चाहते हैं, तो सबसे उपयुक्त स्थान क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स एक टीचर को क्या चाहिए या क्या कर सकता है, या एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उचित या उत्तम स्थान कौन सा है। खेल का मैदान, ओके फ्रेंड्स।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी खेल का मैदान, या फिर बात करें हम सभागार, या फिर बात करें घर। तो फ्रेंड्स सबसे जो बेस्ट रहेगा यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यदि हम बात करते हैं तो वो रहेगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी कि बच्चे का स्कूल, क्योंकि स्कूल में जाके बच्चा किताबों के संपर्क में आता है, उसके टीचर के संपर्क में आता है, और वो वहाँ पे जाकर वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी संज्ञानात्मक विकास का जो ग्रोथ है, या संज्ञानात्मक विकास ग्रो करता है और संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। यदि उसका विद्यालय इस तरह से उसके सहायता करता है या उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उचित है, अनुकूल है, तो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बहुत अच्छी तरह से होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन आज के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, इससे पहले मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है यानी कि टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज़ ऑफ सीडीपी, यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हम क्वेश्चंस को यानी 200 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हम 4 पार्ट कर चुके हैं, और ये जो है हमारा यानी 5th पार्ट रहेगा, जिसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 15 तक तो हम आ चुके हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, अदर स्टेट या सीटेट सभी में आए हुए हैं। वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे और आपकी समझ को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यानी व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। यानी अभ्यास के कारण हमारे जो बिहेवियर में जो यानी कि एक स्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, यानी सीखना, या फिर बात करना सोचना, या फिर क्रिया करना, या फिर कल्पना करना। तो फ्रेंड्स जब भी हमारे व्यवहार है यानी कि बिहेवियरल जो चेंजेस होता है, ठीक है, उसकी जब भी कहीं भी बात हो यानी व्यवहार में परिवर्तन की बात हो, तो फ्रेंड्स आंख बंद करके आप अधिगम यानी लर्निंग को लगा सकते हैं, यानी सीखना। व्यवहार में वो जो परिवर्तन है वो सीखना है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन सीखने की आत्मा है। यदि हम बात करें सोचना, तो फ्रेंड्स सोचना बिल्कुल भी नहीं है, और क्रिया करना और कल्पना करना ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहे 15 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यानी 16 क्वेश्चन की। तो आज के लिए है ना 16 क्वेश्चन, यानी 16th क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है। तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने, अभी हम लॉ की बात कर रहे थे, यानी इन्होंने सीखने अधिगम से संबंधित 3 प्रमुख नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो ये हम बात करें, ठीक है, तो उनका जो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इन्होंने जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण के जो आधार बताए हैं, क्या आधार माना है, सबसे पहले हम बात करेंगे। यानी कि इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की है, तो इनका जो पहला प्रकार है, दूसरा और तीसरा। तो पहला प्रकार जो इन्होंने माना है वो अंतर्मुखी माना है, और दूसरा जो प्रकार दिया है यानी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का वो दिया है, पहला हो गया अंतर्मुखी, उसके बाद हो गया बहिर्मुखी, एंड थर्ड वन हो गया उभयमुखी। तो फ्रेंड्स इन तीनों को यानी कि इन तीनों का वर्गीकरण करने के लिए इन्होंने किस चीज़ को आधार माना है, क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी शारीरिक गठन और शक्ल सूरत। तो फ्रेंड्स शारीरिक गठन की बात करें तो ये यानी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण क्या है इस आधार पर इन्होंने नहीं किया। रचनात्मकता एवं मौलिकता इस आधार पर भी नहीं किया। समायोजन और वृद्धि इस आधार पर भी नहीं किया। यदि हम बात करें नेक्स्ट यानी कि डी ऑप्शन की चिंतन और कल्पना, तो चिंतन और कल्पना के आधार पर ये मानते हैं कि जो व्यक्तित्व है या व्यक्ति है वो 3 तरह के होते हैं। एक अंतर्मुखी हो गए, दूसरे बहिर्मुखी हो गए, और तीसरे हो गए यानी कि उभयमुखी, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण जिसमें विद्यमान होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा 16th क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यानी 17th क्वेश्चन। 17 यानी 17वां क्वेश्चन क्या कहता है आज के लिए, इस सेशन का 17वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है, यानी कि लॉ ऑफ फॉरगेटिंग, विच वन इज़ द लॉ ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि भूलने का जो सिद्धांत है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये नया क्वेश्चन है, यानी कि उत्तर प्रदेश टेट 2013 में ये पूछा गया है, यानी भूलने का जो सिद्धांत है वो कौन सा है। तो भूलने के सिद्धांत की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, या प्रतिपकारी अवरोध, या फिर प्रतिबोधित अवरोध, या फिर करें प्रतिच्छायित अवरोध। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिपकारी जो अवरोध है वो सीखने का एक
भूलने का, सीखने का नहीं सॉरी, यानी भूलने का सिद्धांत है, यानी प्रतिपकारी अवरोध। यानी कि हमारे जो सीखना है, हमारे जो लर्निंग है या स्मरण शक्ति है, उसमें जो एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है वो यानी भूलने का सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रतिपकारी अवरोध भूलने का एक सिद्धांत है। ठीक, और अदर ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल हट जाते हैं। तो आज के लिए 18वां क्वेश्चन यानी 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन ये रहा। 18वां क्वेश्चन कहता है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान या फिर ये कहें स्पेस पर प्रयोग करके किया। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पावलोव के जो क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है या अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, वो किस पर किया, उसका प्रयोग किस पर किया, तो उस बारे में हम बात करते हैं। यानी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन कहता है खरगोश पर, चूहों पर, या कुत्ते पर, या फिर बिल्ली पर। तो फ्रेंड्स, पावलोव की जब भी हम बात करते हैं तो इन्होंने कुत्ते पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यानी कि कुत्ते के जो सलाइवा यानी लार का टपकना है, ठीक है, उन्होंने इसकी बात की। उन्होंने एक घंटी यानी बैल की बात की, और उसका एक भोजन, जो भी भोजन मिलता था घंटी बजने के बाद, उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि ये सेशन अभी आपने नहीं देखा तो आप जाके यानी अधिगम मंच पर जाकर आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। यानी कि हम पावलोव को, स्किनर को, थॉर्नडाइक को और यानी कि कोहलर, चारों के जो थ्योरी हैं लर्निंग से रिलेटेड हम वो कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 यानी पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किस पर किया, तो कुत्ते पर। तो पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कुत्ते पर किया। और पावलोव का जो यानी थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी, वो कौन सी है, उसका नाम यानी क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर शास्त्रीय अनुबंधन या फिर अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, तो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन कहता है कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो चाहे हिंदी। इस क्वेश्चन को अक्सर पूछता है और लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। एक ही चीज़ पूछे जाते हैं। जो ऑप्शन को आप देख रहे हैं यानी मात्रा, प्रकार, आकार मूर्त, प्रकता, या फिर प्रकार, मात्रा, या फिर आकार, किस्म, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करेगा। ये जो ऑप्शन है अदल बदल कर दे देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तो प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, यानी कि सबसे पहले हम बात करें तो फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी, ये एक बच्चा है, ठीक है, और ये एक वयस्क है। यानी हम बड़ा एक डायग्राम बनाते हैं, चित्र, जिससे आप समझ पाएँ। तो जो बच्चों का, तो प्याजे ने कॉग्निटिव यानी कि चिंतन की बात की है, ठीक, यानी संज्ञान की बात की है। तो प्याजे के अनुसार, प्याजे मानते हैं कि जो बच्चों का चिंतन है, ठीक है, वयस्क यानी बड़े लोगों से कहीं भी बिल्कुल किसी भी तरह से कम नहीं है। ठीक, मात्रा की यदि हम बात करें यानी क्वांटिटी में कम नहीं है बिल्कुल भी, या फिर ये कहें बराबर भी नहीं है। तो डिफरेंट तरीके से बच्चा भी सोचता है, वयस्क भी सोचता है। उसके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, उसका चिंतन के, ठीक है, स्प्रेडनेस हो सकती है, ठीक है, उसके वे ऑफ थिंकिंग अलग हो सकते हैं, उसका जो चिंतन है वो अलग होता है। ठीक है, अलग से मतलब यहाँ पे यदि हम बच्चे के चिंतन की बात करें तो बच्चे का चिंतन और वयस्क का चिंतन एक दूसरे से छोटे बड़े या कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से। तो जो बच्चों का चिंतन है वयस्कों से, यानी प्रकार, यानी कि प्रकार में तो अलग हो सकता है लेकिन मात्रा में बिल्कुल भी अलग यानी कि कम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। जो बच्चों का चिंतन है वो आकार या प्रकार में अलग हो सकता है। अलग अलग तरह से बच्चे सोचते हैं, अलग अलग तरह से चिंतन करते हैं, तो उसका प्रकार अलग हो सकता है। एक वयस्क का प्रकार अलग हो सकता है लेकिन मात्रा में कम होता है, ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते। यानी कि मात्रा में तो बराबर होता है लेकिन प्रकार में अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। यानी कि बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों की अपेक्षा प्रकार में अलग हो सकता है लेकिन मात्रा में बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता। तो ये 19वां क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट यानी कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। यानी कि आज के लिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन यानी लर्निंग, सीखने से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन कहता है, लर्निंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीटेट
2016 यानी 2016 में पूछा गया सीधा सीधा क्वेश्चन। यानी सीखना, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, यदि हम सीखने की बात करें तो उसके जो संवेग होते हैं उससे प्रभावित नहीं होता है। यानी कि किसी भी बच्चे की लर्निंग, किसी भी इंसान की जो लर्निंग है बच्चे के संवेगों से प्रभावित नहीं होती। इसमें ये कहा गया तो बिल्कुल संवेगों से, उसके इमोशन से बिल्कुल प्रभावित होते हैं। ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यानी संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, तो उसके यानी संवेगों से बहुत ही मामूली से संबंध रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि संवेग यदि हम बात करें उसके यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम, क्योंकि संवेगात्मक जो उसकी बुद्धि है यानी बुद्धि है या मानसिकता है, इन दोनों का सीधा सीधा यानी अंतःक्रिया होती है, एक से संबंध होता है। संवेगों का सीधा सीधा लर्निंग या संज्ञान पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भी हट जाता है। यदि हम सी की तरफ चलते हैं, यानी सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र हैं, बिल्कुल भी नहीं। सीखना यानी कि लर्निंग, या फिर बात करें अधिगम यानी संवेगों से स्वतंत्र, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं, यानी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखने वाले की यदि हम बात करें, वो उसके जो संवेग हैं, उसके लर्निंग, उसके सीखने, उसके डेवलपमेंट, सबको, उसकी पर्सनैलिटी सबको प्रभावित करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहता है यानी सीखना यानी कि लर्निंग को प्रभावित करता है, उसके संवेग तो बिल्कुल प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन यानी 20th क्वेश्चन था, उसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए 20 क्वेश्चन। आज के लिए जो 20th क्वेश्चन हमने डिस्कस किए 20 क्वेश्चंस, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे से मतलब आपकी हेल्प करेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग बनाने में, आपकी समझ बनाने में, ठीक है, आपकी मदद करेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप अपनी क्वेरी या अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह से सीखने और सिखाने में उत्सुक हैं, या वो भी सीखना चाहते हैं, या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमसे जुड़ें। अधिगम मंच को जाकर सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स ये रहे 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में हम धीरे धीरे एक एक सेशन करके यानी कि 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स यानी चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो या राजस्थान टेट हो, सभी में आए हुए क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि आज के लिए सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, मैं इसी कामना के साथ इस सेशन को यहीं वाइंड अप करता हूँ। दैट वाज